ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुक्कन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। जब से चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ है, नामांकन का भरना शुरू हुआ है, राजनीतिक गठजोड़, सीटों का बंटवारा, आरोप प्रत्यारोप का दौर, चुनावी राजनीति की गहमागहमी का दौर शुरू हो चुका है। संदीप जी, विशेष तौर पर इन दिनों बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र है। अगर हम हालिया घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी चाहें और उसकी चर्चा भी करें तो जिसमें तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से चोटिल किए जाने का आरोप लगाया और तृणमूल कांग्रेस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया, बाद में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और संवैधानिक संस्था की तरफ इस तरह के आरोप को खारिज किया। तो अगर हम पश्चिम बंगाल के इस घटनाक्रम को देखें तो आपको क्या लग रहा है कि 294 विधानसभा सीट वाला ये राज्य किस तरह से राजनीतिक समीकरण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस घटनाक्रम पर खासतौर पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गहमा गहमी हो चुका है और आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। आज ही जैसे 6 मेंबरान गए थे, एक प्रतिनिधि दल तृणमूल की तरफ से, वो लोग जाके चुनाव आयोग से मिले, उनको पूरा ब्यौरा दिया क्या हुआ। उन्होंने अपनी चिट्ठी में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दिया था चुनाव आयोग को, जिसको चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज किया। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। 8 चरण में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन ऐसा रहा है कि बंगाल ही पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। पहली बात तो ये है कि बंगाल में हालांकि ये तिकोनिया मुकाबला है, एक तरफ तृणमूल है, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन देखें, जमीनी स्तर पे बिल्कुल एक सीधा लड़ाई लग रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 2 टर्म सत्ता में रह चुकी है। आज तक उनको ऐसे चैलेंज, ऐसे मुकाबलों का उन्होंने कभी सामना नहीं किया था। और जो सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ, ये पूरा पीक पे उफान चढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में हम और तीव्र प्रतिक्रिया देखेंगे। हम जो वॉर ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी दिखाई देंगे, बयानबाजी भी होंगे। पश्चिम बंगाल से असम की तरफ हम रुख करते हैं। 126 विधानसभा सीटों वाला पूर्वोत्तर का ये राज्य राजनीति में बहुत महत्व रखता है और इस बार असम में राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह से बनते नजर आ रहे हैं जिन पर आपकी भी दृष्टि है कि कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन किया है और उनका दूसरे दलों के साथ गठबंधन तो है ही। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि AIUDF ने 13% वोट शेयर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जिसने पिछली बार सत्ता हासिल की थी, अपने 5 साल के विकास कार्यों को सामने रख रहे हैं और जो केंद्र सरकार द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पर किए जा रहे हैं उनको भी वो चुनाव में रख रहे हैं और जो उनका बाहरी इमिग्रेशन या कहें कि घुसपैठ को कम करने की उनकी प्रतिबद्धता है, वो भी उनका एक मोटिव है। तो आप असम को किस तरह से देख रहे हैं इन विधानसभा चुनावों में? ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में एक ऐसा जमाना था कि माना जाता था कि कांग्रेस की गढ़ है, लेकिन आज की डेट पे अगर आप देखें तो पूर्वोत्तर के सारे राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो एलाइज हैं, मित्र दल, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार चला रही है। और असम पहला राज्य था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया था और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये दोबारा उनको एक मौका और मिले और उसीलिए उन्होंने डेवलपमेंट का एक एजेंडा रखा है। कांग्रेस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी भी उसे मुद्दा बनाएगी और जैसे जैसे चुनाव का जो प्रचार आगे बढ़ेगा। और एक दिलचस्प बात यह है कमल जी की पिछले कई चुनाव से मुख्यतः से कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी रही है और बाकी पार्टी सेकंड प्लेयर रहा है। इस बार ये पहला चुनाव है जो डोमिनेंट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस एक अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपको याद होगा 2001 से लेकर 2016 तक
लगातार 3 टर्म कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई, लेकिन आज उनका हालत उतनी मजबूत नहीं है और उसीलिए उन्होंने जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया। एक जमाना ये भी था जब बदरुद्दीन अजमल साहब और कांग्रेस आमने सामने होते थे, आज साथ साथ वो लोग लड़ रहे हैं और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा बनाया है कि जिससे पहले आप लड़ रहे थे, आप आज उन्हीं के साथ आप मित्र दल बन के लड़ाई लड़ रहे हैं और ये एक मुद्दा उन्होंने उठाया है। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप उन राज्यों के जो समीकरण है चुनावी उन पर टिप्पणी दें। अगर केरल की बात करें तो केरल में भी सत्ता का हस्तांतरण 2 धड़ों में होता रहा है, LDF और UDF। हमने 2016 के विधानसभा चुनाव में देखा और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा, दोनों धड़ों ने अपने अपने प्रतिनिधित्व केरल में दिखाया। लेकिन हमने ये भी देखा साथ में कि भारतीय जनता पार्टी उधर से वोट शेयर बढ़ाती नजर आ रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या स्थानीय निकाय चुनाव हो। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में भी केरल की तरह 2 धड़े AIADMK और DMK के रहे हैं, लेकिन इस बार रोचक बात यह है कि जो एक हीरोइक हमारे सामने नेतृत्व रहता था जयललिता, करुणानिधि जैसे चेहरों का, वो नहीं है। जो इस बार छोटे दल हैं वो कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि वोट शेयर अपना बढ़ाते नजर आएंगे, जैसे कमल हसन ने अपनी पार्टी को चुनाव में खड़ा किया है और इसी तरह से पुडुचेरी में भी हमें कुछ समीकरण दिख रहे हैं। तो ये जो बाकी के राज्य हैं इन पर आप, मैं चाहूंगा संक्षेप में एक एक करके कुछ टिप्पणी दें। पहले हम केरल की बात करते हैं। केरल की राजनीति हमेशा से ऐसी रही है कि 5 साल अगर LDF ने शासन किया तो ये मान के चलते थे कि अब अगले 5 साल जो कांग्रेस नेतृत्व के जो UDF है, वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो लीड करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो LDF ने अब लगभग 5 साल का कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं और पुराने हिस्ट्री अगर देखा जाए तो फिर आपको लगेगा जैसे कि एक कांग्रेस के नेतृत्व की जो एक UDF है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनका नंबर बनता है। लेकिन इस बार शायद समीकरण ऐसा नहीं है। आपने अभी निकाय चुनाव की जिक्र किया। निकाय चुनाव में LDF ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। कोरोना काल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइडेड हाउस, उनमें आपस में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कहीं गुटबाजी चल रही है। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा उनके एक बड़े पूर्व सांसद और बड़े नेता PC चाको, उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोला कि ये कांग्रेस पार्टी के हिसाब से काम नहीं कर रही है, गुटों में काम कर रही है। और जहां गुटबाजी होती है कमल जी, आपको पता है कि शायद नतीजे जैसे आप चाहते हैं वैसे नतीजे नहीं भी आ सकते। अगर हम तमिलनाडु का रुख करें तो तमिलनाडु में आपने बिल्कुल सही कहा, ये पहला इलेक्शन है जहां दोनों तरफ जो दिग्गज थे के करुणानिधि DMK के स्टॉलवर्ट वो भी नहीं रहे और AIADMK के स्टॉलवर्ट जयललिता वो भी नहीं रहे। तो ये पहली बार आपस में लड़ाई लड़ रही है। कुछ हद तक तमिलनाडु में भी वैसे ही होता था जैसे मैंने केरल में समझाया कि हर 5 साल में सरकार बदल दिया जाता था, लेकिन पहली बार जयललिता ने ये ट्रेंड बदल दिया था। जब 2016 में उन्होंने दोबारा उनको सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म उन्होंने सरकार बनाई, हालांकि वो उससे पहले वो चल बसी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन पलानीस्वामी ने अभी कंप्लीट किया है। इंटरेस्टिंग ये है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अलायंस में है, AIADMK। देखना पड़ेगा कि कैसे उसमें इम्पैक्ट क्या रहता है, उसका क्या फल होगा। और अंत में पुडुचेरी का आपने कहा, पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, नारायणसामी की सरकार थी, काफी एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो पुडुचेरी में भी हमें देखना पड़ेगा कि एंटी इनकम्बेंसी का क्या असर होता है परिणाम पे। लेकिन दिलचस्प चुनाव होंगे क्योंकि सरकार कंप्लीट होते होते बर्खास्त हो गई, या उनकी बर्खास्त क्या हुई, उनकी ज्यादातर MLAs रिजाइन कर गए और फिर माइनॉरिटी में आके खुद ही उनको रिजाइन करना पड़ा। और जैसे कि मैंने कहा कि पुडुचेरी में भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ा रोल प्ले करेगी। आज के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। अभी आप सुन रहे थे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुकन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।